मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड है, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चैप्टर चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अब तक अध्यक्ष कौन कौन बने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी क्या उपलब्धियां रही, उपलब्धियों के साथ साथ क्या उनकी कमजोरियां हैं और कौन कौन से उनको सुधारने के लिए सजेशंस या सुझाव दिए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और उसके तत्पश्चात न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति ए.एस. अहमद, न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल, न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर तथा न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जहाँ तक उपलब्धियाँ, कुछ अचीवमेंट का सवाल है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि भारत के मानवाधिकार आयोग को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ए श्रेणी का स्तर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि 1991 में जो पेरिस में मानवाधिकार संवर्धन व संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में पेरिस सिद्धांतों पर सहमति हुई थी और जिन्हें बाद में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा स्वीकार भी किया गया था। ये उनके अनुरूप हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में सकारात्मक सुझाव दिए गए, जैसे आंध्र प्रदेश के कुर्नूल व गुंटूर जिले में 2002 से पहले हुई 19 मुठभेड़ों में से 16 झूठी थी। यह आयोग का मानना था कि आयोग ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की थी। दूसरी बात कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बच्चों के अधिकार के क्षेत्र में भी आयोग ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। विकलांगों व असहायों के मामले में भी मानवाधिकार आयोग ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। तीसरी बात कि मानवाधिकार आयोग के संबंध में सामान्य जन को सचेत व जागरूक करना भी आयोग की उपलब्धि रही है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए कमीशन ने देश के सभी राज्यों में से एक एक जिला चुना है जो उस राज्य का कम विकसित क्षेत्र है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के रूप में बताऊँ आपको, राजस्थान का बांसवाड़ा, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, पंजाब का होशियारपुर, बिहार का झाबुआ इत्यादि। आयोग के सदस्यों ने उन क्षेत्रों की जेलों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं,
आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि का निरीक्षण किया और साथ ही उस क्षेत्र के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का भी आयोजन किया ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों में सुशासन को सुनिश्चित करना था। एक बात उन्होंने ये भी बताई या उसकी उपलब्धि रही कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को खराब जो मिड डे मील था उससे जो बच्चे शिकार हुए, मिड डे मील से शिकार बच्चों को 1,60,000 रुपये देने की अनुशंसा की। दिल्ली सरकार ने सर्वोदय कन्या विद्यालय रोहिणी को कुल 1,00,000 रुपये, 10 लड़कियों को 10,000 प्रत्येक को अदा किए, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 60,000 3 लड़कियों को दिए। दोनों मामले में खाने में छिपकली पाई गई। ये घटना अगस्त 2011 की है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे मानवाधिकार आयोग जो है भारत में, उसकी ये उपलब्धियां रही हैं। जहाँ तक उसकी वीकनेस का सवाल है, उसकी कमजोरी का मामला है, तो ये भी कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं कि उसकी कुछ कमजोरी रही है। उसकी कार्य पद्धति या उसके निर्णय को लेकर कई बार कुछ प्रश्न उठते रहे हैं। तो इसकी जो उपयोगिता व सार्थकता को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही हैं। तो इसकी कुछ कमजोरियां जो रही उनका मैं यहाँ उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे शिवानी भटनागर जो इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ संवाददाता थी, उसकी हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर खेद व्यक्त करते हुए विनीता गुप्ता भटिंडा, पंजाब की स्वयंसेवी संस्था की सदस्य इंसाफ ने कहा कि आयोग को अभी अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। आयोग ने आर.के. शर्मा मामले में के अभियुक्त के परिवार की सुरक्षा से संबंधित अनुरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि परिवार व अभियुक्त दोनों की याचिका एक साथ है, जो तकनीकी रूप से गलत है। परिवार की याचिका अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। मानवाधिकार की सीमा व विचार में यह भेद उचित नहीं था। दूसरी उसकी वीकनेस के बारे में आप बता सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। यह सिर्फ अनुशंसा ही कर सकता है, जिसे मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी कमजोरी ये बता सकते हैं कि आयोग की सफलता के संदर्भ में कहा जाता है कि मामलों में पीड़ित को आर्थिक प्रतिपूर्ति द्वारा राहत पहुंचाई है, पर यह भी वास्तव में करदाता जनता के धन पर अतिरिक्त भार है। नेक्स्ट, ये बताया जा सकता है कि आयोग के पास न पर्याप्त सत्ता है, न संसाधन है। यह नखदंतविद संस्था है जिसे विदेशों में देश की छवि सुधारने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा, ये कहा जा सकता है कि सरकारों का प्रयास रहे कि आयोग सरकार की सत्ता में हस्तक्षेप न करे तथा इसकी भूमिका उपयोगिता अलंकारिक ही रहे। एक महत्वपूर्ण उसकी जो कमजोरी रही वो ये भी है कि आयोग के गठन में पूर्व व वर्तमान न्यायाधीशों को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था है, और जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि यह अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के लिए एक अवसर कहा जा सकता है। तो भारत में ये कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमजोरियां रही जो मैंने अभी यहाँ इनका उल्लेख किया। लेकिन कमजोरियों से हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि इनका कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अपना एक अलग ही महत्व है, या उन्होंने समय समय पर कुछ अच्छे काम भी किए हैं, या उनकी कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। अब इस विषय पर कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं, कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था
कि एक स्थान पर अन्याय सभी स्थान के अन्याय के लिए खतरा है। महात्मा गांधी मानते थे कि शांति बंदूक से नहीं, शुद्ध न्याय से ही मिल सकती है। तो अतः इसके लिए सतत प्रयास होने चाहिए, चाहे मार्ग में बाधा ही क्यों न हो। तो इस दृष्टि से किसी भी कार्य या संस्था की आलोचना करने का उद्देश्य उसे बेहतर बनाना होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिक सफल व सक्षम बनाने के लिए ये आवश्यक है, या ये सुझाव देना आवश्यक है कि जैसे नंबर 1 कि आयोग को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं ताकि वह न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। दूसरा, वित्त के बिना अधिकार खोखले होंगे, अतः आयोग को वित्तीय सक्षमता प्रदान करना आवश्यक है ताकि धन के अभाव में कार्रवाई धीमी न हो जाए या रुक न जाए। तीसरा, आयोग के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से वो परे रहकर कदम उठाना उनका महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, या उनको निर्णय लेना चाहिए कि मानवाधिकार के लक्ष्य को वास्तव में पाने में सहायक हो सके। देश के शासकों के लिए यह निश्चित करना भी आवश्यक है कि आयोग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को खुश व संतुष्ट करने के लिए की गई है या वास्तव में समाज में समरस वातावरण बनाने के लिए की गई है। मनोभाव के अनुकूल ही कदम उठाए जाते हैं तथा उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जीवन के सामान्य अधिकार यदि सुनिश्चित हो सके तो मानव अधिकार आयोग की सफलता असंभावी है। एक ये भी सुझाव आ सकता है कि संपूर्ण समाज की मानसिकता में समान भाव की अनुभूति आवश्यक है। समाज में फैली जो विषमता है, अधिकार लिप्सा, येन केन प्रकार सफलता की आशंका, दूसरों को कुचलते हुए महत्वाकांक्षा की जो सीढ़ी चढ़ने की जो लालसा है, उस पर अंकुश लगाने पर मानवाधिकार आयोग की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो चैप्टर था, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।